अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, जो इस वक्त सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ को लेकर इस वक्त एक दूसरे के साथ आप समझ सकते हैं कि सींग फंसा कर बैठ गए हैं। जो सिचुएशन हमारे सामने है, अमेरिका ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि जो ईरान की तजवीज़ थी कि पहले अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो खोल ली जाए और उसके बाद बाकी न्यूक्लियर मामलात हैं, यूरेनियम के मामलात हैं या दीगर मामलात हैं, उन पर बात कर ली जाएगी। लेकिन अमेरिका ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, यानी बाज़ाब्ता तौर पर अब ये बात सामने आ चुकी है। नाज़रीन, अमरीकी खबररसां इदारा है एक्सियोस, उसने दावा किया है कि जो अमेरिका है वो वहाँ पर जो सेंटकॉम ने एक जिसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान दिया है हमलों का, लेकिन वो हमले बहुत ताकतवर होंगे जो आज शायद जो अमरीकी सदर हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी जो अमेरिका ने जब ये आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है इसको खोलने की जो तजवीज़ है वो मुस्तरद की, तो ईरान की तरफ से भी सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। पासदारान इनकलाब जो है वो कह रहे हैं कि अमरीकी जो हमला है अगर वो होता है तो उसका जो है ना, एक तो ना सिर्फ तवील बल्कि इंतहाई तकलीफ़ देने वाला जो है वो जवाब दिया जाएगा। अब ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो ये समुद्री गुजरगाहें या जो आबी गुजरगाहें हैं इस पर दुश्मन के रुकावटें जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे ये एक अलग डिबेट है। अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि टेलीफोन पर ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अब ये सिचुएशन जो है सख्त बयानात एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो बीच में इस तरह की बात भी है कि मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत चल रही है, बैक एंड पे यकीनन बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये जो सख्त बयानात हैं क्या सिर्फ ये एक दूसरे के वाटर टेस्ट करने वाला मामला है, ये असाबी जंग है, या एक्चुअली मामलात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब ने, दिफाई तजिया निगार हैं, डॉक्टर इरफान फ़ानी जो है माहिर आलमी अमूर हैं, और इसार राना साहब जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर इरफान आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त जो बयानबाजी है या जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये एक्सियोस के ज़रिए रिपोर्ट्स बाहर निकाली जाएं, अमेरिका मीडिया के ज़रिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या आपको लगता है कि वाक़यातन मामलात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है, ये बात हो रही है कि ये जो जंग है इसकी नाकाबंदी जो है ये कोई कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बनती नजर, कोल्ड वॉर नहीं कह सकते बट लेकिन 2-3 हफ्ते अगर जारी रही तो ये उस तरह का कोई सिनारियो डेवलप हो रहा है। देखिए शाह साहब, इस वक्त ना 2-3 सिनारियो एक ही वक्त में हमारे पास मौजूद है। एक सिनारियो वो है जो कि हम ईरानी एंगल से देखते हैं कि ईरान ये समझता है कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेगा और उधर से नेवल ब्लॉकेड भी जो है वो भी अगर जारी रहता है तो अल्टीमेटली हर गुजरते दिन के साथ दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर ऐसे दूर रस असरात मुरतब होंगे कि अल्टीमेटली अमेरिका को दबाव में आना पड़ेगा और अमेरिका विल ब्लिंक फर्स्ट अल्टीमेटली। और फिर अमेरिका के अंदर से जिस तरीके से आज आपने देखा कि कैपिटल हिल के अंदर जिस तरीके से पीट हेगसेथ को ग्रिल किया गया है कांग्रेसमैन की तरफ से, और जिस तरीके से उनसे 1.4 ट्रिलियन डिफेंस के बजट में उन्होंने उनसे मजीद जो बजट के तौर पर मांगा है, और कोई $25 बिलियन जो हैं वो टैक्स पेयर जो अमेरिकन हैं उनके ऊपर मजीद लागू, मतलब जंग में उनका खर्चा हो चुका है। तो ईरान ये समझ रहा है कि इस तरह का वो जो दबाव है वो अल्टीमेटली अमेरिका को नीज पे ले आएगा और वो फिर ईरानियन कंडीशन के ऊपर जो है वो जंग बंदी की तरफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकन एंगल है, अमेरिका ये समझता है कि हमने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है और ईरान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो डिलीवरी कैपेसिटी है गैस को लेकर और ऑयल को लेकर वो हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म हो रही है। और अल्टीमेटली जो अपने पुराने और ओल्ड एम्प्टी बोर्ड्स हैं उनको निकाल के जो ईरान है उन पे जो है वो ऑयल से वो भर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑयल को स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी मौजूद नहीं है और डिलीवरी भी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। और 10 या 12 दिन के बाद वो लम्हा आ जाएगा जब ईरान जो है उसके पास ऑप्शन नहीं होगी और वो ईरान विल ब्लिंक फर्स्ट। और अल्टीमेटली इन दोनों के इस एक दूसरे को हराने के चक्कर में दुनिया की जो इकोनॉमी है और दुनिया की माईशत का जो टाइटैनिक है ना वो डूब रहा है, आइसबर्ग के साथ वो टकरा चुका है
और अल्टीमेटली जैसे हमने क्यूबन क्राइसिस मिसाइल के अंदर एक मैड का फिनोमिना जिसको म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का फिनोमिना, इस वक्त कलेक्टिव अश्योर्ड जो डिस्ट्रक्शन है ना, उसका फिनोमिना इमर्ज हो रहा है। दो मुल्क तो उनका जो नुकसान होगा वो होगा, जो आलमी माईशत का नुकसान होगा वो शायद दोबारा से 2008 वाली या 1920 वाला मेरा ये सवाल है डॉक्टर इरफान साहब, एक सवाल जरूर है, मैं चाहूंगा कि पहले उसको भी आप जरूर एड्रेस कर लें कि ये ईरान तो समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है, हम जानते हैं कि मुआशी तौर पर अमेरिका बहरहाल ईरान से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये जो मुआशी लड़ाई है दुनिया पे जो इम्पैक्ट कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ईरान सर्वाइव कर पाएगा? अमेरिका के तो और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिससे जो वो हैंडल कर सकता है बीइंग अ सुपर पावर, लेकिन क्या ईरान सर्वाइव कर सकता है? देखिए, ईरान जो है ना उसके पास स्पेन को बर्दाश्त करने का तजुर्बा 44 साल का है। इससे पहले 1980 से लेकर 1988 तक इराक के साथ जंग होती है और उस जंग में भी मगरिब और रीजनल पावर जो थी वो इराक की साइड पे खड़ी थी और रेवोल्यूशन के फौरन बाद की डिस्ट्रक्शन भी थी, लेकिन ईरान सर्वाइव कर गया। उसके बाद आप देखते हैं कि उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक जो है उनके साथ रिलेशंस को खत्म किया जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं, वो प्राइमरी हो वो सेकेंडरी हो, ईरान सर्वाइव कर गया। पिछले साल 22 जून को जो 25 जून में ये जंग हुई और 12 रोजा जंग करने के बाद ईरान फिर सर्वाइव कर गया और 40 दिन के बाद आपने जंग में देखा कि अभी तक ईरान ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल इनफ स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया है और ईरान के पास इस पेन को बर्दाश्त करने की, इंड्योर करने की ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि ईरान के पास खोने को ऐसा वो कुछ नहीं है जो अमेरिका के पास है। क्योंकि ईरान जो है वो ऑलरेडी कोई $200 बिलियन का नुकसान जो है तखमीना जो लगाया गया है ईरान के अंदर वो मौजूद है। जनवरी 2026 के अंदर भी आपको पता है कि 1.5 लाख ईरानियन रियाल जो था वो $1 के बराबर था और अब तो वो बिल्कुल फ्री फॉल पे, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, उस तरफ जा रही है। तो ईरान ने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ना, उसकी फिलॉसफी ही रेजिस्टेंस है, मुजाहमत है। और मेरा यह ख्याल है कि ईरान जो है इस पेन को ज्यादा देर तक इंड्योर कर सकता है एज कंपेयर टू द अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक, एयर मार्शल साहब, यही सवाल मैं आपके साथ भी इसलिए ज़रूरी है करना कि सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझा जाए कि क्या ईरान वाक़तन 60 दिन गुजर चुके हैं, टेक्निकली तो 60 दिन पूरे हो चुके हैं 28 तारीख को। अब मामला ये है कि ये जो सिचुएशन है, अमेरिका के अंदर भी प्रेशर है, बाहर से भी बहुत प्रेशर है, दुनिया बहुत परेशान है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये है कि अगरचे के फ़ानी साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि ईरान जो है वो उसकी शायद कह लीजिए ग्रूमिंग या उसकी जो पिछले 40 साल की तपस्या यही है कि वो इस पेन को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन हमने पिछले साल आपको याद होगा कि देखी थी, जो इन्फ्लेशन की वजह से जो वहाँ पर हंगामे फूटे थे और जिस किस्म का मामला हुआ था, क्या अब भी ईरान इस पोजीशन में है कि वो अगर ये प्रोलॉन्ग करता है ये सारा मामला तो वो उसको सर्वाइव कर पाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं फानी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो उन्होंने ईरानियन साइड ने जो कुछ अचीव किया है अब तक, उन्होंने सिर्फ अपनी सर्वाइवल की जंग की है और दुश्मन को जिस कदर वो इन्फ्लिक्ट पेन कर सकते थे वो उन्होंने की। स्टेक्स जो हैं वो अमेरिकन साइड पे ज़्यादा हैं और प्रेशर्स भी, वो डोमेस्टिक प्रेशर हो, एलाइज का प्रेशर हो, इकोनॉमिक जो है कंस्ट्रेंट्स हो, वो अमेरिका के लिए ज़्यादा कंसर्न है, ईरान के लिए नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये इम्कान कम है, अब बिल्कुल इसको यकसर रद्द तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में अगर किसी चीज़ की श्योरिटी है तो वो यही है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। जी, ये चीज़ That is the only thing one can predict. One can say with guarantee जी। तो इसलिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमूमी जो एक जर्नली आप कह लें कि अगर हम लॉजिक से जाएं तो स्टेक्स के एतबार से अमेरिका के स्टेक ज़्यादा हैं, ईरान के कम हैं। तो इसलिए ये शायद ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने की
कोशिश अब है। मेरा सवाल ये है, जी यहीं पे मेरा सवाल ये है कि ये अगर इफ इट्स एसाबी जंग है, अगर ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने का टैक्टिक है, आपको क्या लगता है कि ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखें खास तौर पर, क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि ताकतवर लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से हमले किए जा सकते हैं ईरान पे, जिसका एक प्लान तैयार किया गया, मंसूबा, और वो दिया जा सकता है। आज अमेरिकी सदर को पेश किया जा रहा है, आज कहा जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो मामला है, अगर इन केस कि ये सीज फायर टूट जाता है और यूएस अटैक करता है, तो उसके बाद जो सिचुएशन होगी, क्या उसके अंदर आप समझते हैं कि अमेरिका जो है वो उसको कोई जो हासिल करना चाहता है, क्या वो हासिल कर पाएगा, या ईरान ने जिस तरह की रेजिस्टेंस दी है, और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसको हराना एज सच, और ख़ासतौर पर ग्राउंड ट्रूप्स के लेवल के ऊपर तो हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या इस सारे प्रेशर को माउंट करने हमलों के बाद क्या ईरान जो है उन टर्म्स पे आ सकता है जो यूएस की हैं? मेरा जवाब, इसका मुख्तसर जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होती तो अमेरिका ये ऑप्शन आज से 4 हफ्ते पहले कर चुका होता। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, ना वो न्यूक्लियर ऑप्शन पे जा सकते हैं, और एट बेस्ट वो यही कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक जो है प्रेशर बिल्ड किया जाए थ्रू इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, कि उनके जो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं, उनके बेसिकली ऑयल एंड गैस के रिलेटेड जो हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कि वो पहले ऐलान भी अमेरिका ने कई दफ़ा किया है, तो उस तरह के टारगेट लेके मजीद तबाही कर दी जाए। लेकिन ये सारा कुछ करके भी क्या वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। देखें, अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ बंद तो कर सकता है, जो उसने ऑलरेडी की हुई है, ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगा के, लेकिन वो उस जगह पे अंदर नहीं जा सकता जहां ईरान ने बंद की। ईरान को एक कुदरती एडवांटेज है अपनी लोकेशन की, और अमेरिकन नेवी बहुत दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन वो ब्लू वाटर नेवी है, वो खुले समुद्रों में लड़ने वाली नेवी है। यहाँ पे वो सारी फोर्स एप्लीकेशन हो नहीं सकती। आप देखें ना, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ थी कैरियर ग्रुप्स, उनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा कैरियर ग्रुप हैं। हर एक कैरियर जो है वो समझे एक फ्लोटिंग आइलैंड है अमेरिका का, एक गैरिजन है, एक एयर बेस है, जहाँ से वो 100 से ज्यादा फाइटर्स, 600-650 उनके वहां पे उस पे ह्यूमन रिसोर्स होता है वो, लेकिन वो इस जंग में कहीं फैक्टर ही नहीं हुआ। जो आए भी वो भी जो है, जब एक तो हमलों की उनके ऊपर बात हुई ड्रोन की, तो वो वापस चले गए, तो वो तो उनके लिए लायबिलिटी है इस तरह की जंग में। देखिए, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस सारी चीज को इस्तेमाल करने के लिए वो एनवायरनमेंट भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, वो आप अपने पास रख लें सारा कुछ, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मतलब आपका जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, अगर हम इसको यूं समझें कि फर्ज करें इस वक्त दोनों ताकतें जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के मौजूद हैं। फिलहाल कोई ऐसा मिलिट्री सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा। बातचीत से भी बात, अगर वो होता तो वो हो चुका होता। ठीक है इसार राना साहब, ये जो मामला है अब ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, फर्ज कीजिए इस सारे किस्से का, और मुज़ाकरात भी हमें किसी साइड पे फिल वक्त नजर नहीं आ रहे, चाहे मुज़ाकरात के ऊपर असाबी जंग हो रही हो, चाहे टैक्टिक्स मुख्तलिफ तरह के आजमाए जा रहे हों। ये जो सब कुछ हो रहा है, ईरान कैन सर्वाइव, यूएस कैन सर्वाइव, लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है राणा साहब, वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। कहने को अभी उस तरह का शोर नहीं है, ना मैं कोई ऐसा पैनिक क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर ऑयल प्राइसेस जो हैं उसका जो मामला हमारे सर पर है, महंगाई 30% से भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर ये स्टैंड ऑफ चलता रहा, ये कुछ और 1-2 हफ्ते चला, तो उसके बाद इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो पाकिस्तान को बेयर करना शुरू कर देगा, और उसकी वजह से हमारी बरामदात पे असरात होंगे, हमारी खुराक पे असरात होंगे, हमारे अशियाई ज़रूरियाँ महंगी होंगी, हमारी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उसकी वजह से उसकी इनपुट्स महंगी हैं, ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। सो
इसके बड़े स्वीयर किस्म की इम्प्लीकेशंस जो है वो पाकिस्तान पर भी आ सकती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत सफारती कोशिश की, अब क्या रास्ता है इस सारे मामले को सॉल्व करने का? अच्छा देखें, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को तो कोई दुनिया की ताकत डिनाई नहीं कर सकती, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश की कि जंग जो है वो किसी तरह टल जाए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद हमने, आई डोंट नो, कि अमेरिका को संभलने का मौका दे दिया, और अब अमेरिका फिर से अपने हवास जो हैं वो बहाल करके और नई ताकत से ईरान पे हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये जंग कंटिन्यू रहती तो हो सकता है कि अब तक इसका कोई रिजल्ट निकल आया होता, लेकिन वो ट्रम्प साहब के फरमाइश पे हमने ट्वीट किया जंगबंदी का, और फिर उसके बाद ट्रम्प साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, और जो अब होने जा रहा है वो भी अब आप बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को ये बात तो खैर समझ आ गई है कि फौज की ताकत से उसने आज तक दुनिया में कोई मुल्क जो है वो नहीं जीता, हमेशा मार खा के जूतियां खा के भागा है। अफगानिस्तान, वियतनाम, कहीं पे भी गया उसे जूतियां पड़ी और वहां से भागा है वो, और ईरान में भी उसके साथ यही हुआ और दोबारा भी यही होगा। तो ये बात ठीक है कि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और दोनों के दरमियान राब्ते भी हैं, और मुज़ाकरात इसी तरह होते हैं कि खामोश डिप्लोमेसी काम कर रही होती है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके ये ब्रेक थ्रू होना है। ये जंग अमेरिका को भी पता है कि जंग से उसके तमाम मसाइल हल नहीं होंगे, ईरानियों को भी पता है कि जंग करके उन्हें मजीद नुकसान ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि थोड़े दिनों में कोई इनके दरमियान खामोश कुछ चीज़ों में, क्योंकि अभी भी सिफारतकारी चल रही है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और सालसी में अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो बढ़के मारता है ट्रंप काली ऐनक लगा के क्लाशनोव को पकड़ के, तो मुझे अमरीकियों पे तरस आता है कि उनको कैसा मस्खरा सदर मिल गया। दूसरी जानिब एक सदर जिसको देखे तो उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि रूहानियत टपक रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है रूहानियत और शैतानियत का मुकाबला हो रही है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह खामनेई साहब भी मंजर आम पे आ गए हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है, बड़ी खुशाइन बात है। तो आप लिख लीजिए मेरी बात कि जल्द या बदेर अमेरिका किसी मुआहदे के ऊपर ही बात खत्म करेगा, और वो मुझे लगता है कि सिर्फ अब जो चीज़ें अड़ गई हैं उसमें एक तो यूरेनियम का है, क्वांटिटी का इशू जो है वो है, एक ईरान की तरफ से इस बात का है कि जी आप मुझे श्योरिटी दें कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, और तीसरा ये है कि जो इमरान ज़र तलाफी मांग रहा है उसका कोई हल, या आपने अहमद वगैरह तो एक टैक्टिस है ना बस प्रेशर डेवलप करने के, ये तो टूल है। लेकिन ये तीन चीज, हाँ ये तीन चीजें हैं, इनमें जहां पे भी बात तय हो गई मामला सीधे हो जाएगा। ठीक है फानी साहब, ये जो बात कर रहे हैं इसार राना साहब, सफारतकारी तो पाकिस्तान ने बहुत करके देख ली, कोशिश भी की हर तरह से मुमकिन बनाने की, क्योंकि हम फैसिलिटेटर थे, हम फैसिलिटेट कर रहे थे। स्टैंड ऑफ, इस राणा साहब का कहना यह है कि ये शायद स्टैंड ऑफ हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन साथ ही हमें यह भी मालूम है कि कल ये खबर भी आई थी कि तवील नाकाबंदी के लिए भी ट्रंप साहब ने अपनी इंतजामिया को कह दिया है कि आप तवील मुद्दती जो नाकाबंदी है उसके लिए प्रेपरेशन शुरू कर दें। एक साइड पे हमलों की बात हो रही है, दूसरी साइड पे प्रेपरेशंस की बात हो रही है। ऐसे में जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, फ़र्ज़ कर लें कि हम इसको हम कह देते हैं कि जी एडवांटेजेस के हिसाब से दोनों ताकतें इस वक्त बराबर भी हैं, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है जिसकी तरफ आप बात कर रहे थे, ज़रा उसको थोड़ा एलैबोरेट करके बात करें कि हम जैसे ममालिक जो हैं, ईरान के ऊपर मुआशी फंदा तो लगाया है अमेरिका ने, लेकिन हमारे लिए भी तो मसाइल जो हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हमें तो अपनी पड़ गई है। कल वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि हमारी तो 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई। तो इससे कैसे नबर्द आज़मा होगी दुनिया? निशात साहब देखें, इस जंग के सिर्फ मुआशी नुकसानात ही दुनिया के सामने नहीं हैं, हर मुआशी नुकसान जो है वो अपने साथ एक सियासी नुकसान भी लेके आ रहा है। आप देखते हैं कि जीसीसी सारी की सारी उसकी फाउंडेशन हिल चुकी है, यूएई जो है वो आपको ओपेक से निकलता हुआ नजर आ रहा है, यूएई और सऊदी अरेबिया बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं,
इजराइल जो है वो आयरन डोम सिस्टम जो है वो यूएई को दे चुका है, और इजराइल की फोर्सेज इस वक्त ट्रूप्स की शक्ल में यूएई में मौजूद हैं। और इस जंग का जो लॉस यूएई को हुआ, इसी वजह से उसने $3.5 बिलियन जो है वो पाकिस्तान से भी डिमांड की है। और इसी तरीके से जो आउटफ्लो हुआ है यूएई का, बाहर से जितने भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट लोगों ने यूएई के अंदर की हुई थी, वो सारे के सारे अपना पैसा लेके हांगकांग चले गए या दूसरे ममालिक में चले गए, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी के हवाले से गल्फ कंट्रीज का एक इमेज बना हुआ था कि ये सबसे आज उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए आज नए ऐलानात भी किए हैं। उन्होंने इसी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने, यानी इसका आउटफ्लो कंट्रोल करने और नई इनफ्लो के लिए उन्होंने खासी मुराद जो है वो इन्वेस्टर्स को दी है। आज ही अनाउंसमेंट हुई है उनकी। जी, असल में ये है कि जो जितना भी ये खित्ता है ना गल्फ कंट्रीज, ये सारे के सारे इनकी जो इकोनॉमी है वो 3-4 चीजों के ऊपर बेस करती है। एक सबसे पहले वो तिजारत है, सयाहत है, एविएशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, अब ये वो चारों चीजें हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो सिक्योरिटी के साथ है। अगर वहां पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो वहां पे टूरिस्ट नहीं आएंगे। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज थे, इनके बजट का कोई जीडीपी का 30 to 40% जो है वो डिक्लाइन आ चुका था। इसी तरह से जब 2014 के अंदर सऊदी अरेबिया और रशिया के दरमियान ये ऑयल के हवाले से एक कॉन्फ्लिक्ट चला था, और आपने देखा कि उस वक्त भी एक तरह से रिसेशन की तरफ कुछ ममालिक चले गए थे, तो 90% 95% जो उनका जीडीपी है वो बेस ही हाइड्रो जो कार्बन इकोनॉमीज हैं उसके ऊपर ये करता है। और क्योंकि ये हैं ही इनका ओवर रिलायंस है इन चीज़ों के ऊपर, तेल के ऊपर और गैस के ऊपर, और इस वक्त ये सारे का सारा जो खित्ता है वो अपने ओवर रिलायंस को मिनिमाइज करके कुछ एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की तरफ जा रहा है। आप सऊदी अरेबिया के अंदर विजन 2030 देखते हैं, जिसके अंदर वो स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, फिर रिलीजियस टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन और सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके पास अभी तक रेड सी मौजूद है, बाबल मंदेब के को इस्तेमाल करके वो अभी तक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो इराक है, जो आपके पास यूएई है, कतर है, कुवैत है, यूएई के पास भी फुजैरा से तो है पाइपलाइन, फुजैरा पाइपलाइन है उसके पास। बिल्कुल, और बहुत बड़े जो हमले हैं ईरान की तरफ से, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमले ईरान ने हमारे ऊपर किए हैं। और यही वो वजह है जिसने आके जो ना सिर्फ इलाकाई सियासत को हिला के रख दिया है, सारे की सारी जो पावर्स हैं ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअसेस करेंगी, रीअसेसमेंट के बाद रीअलाइनमेंट होगी, रीअलाइनमेंट के बाद रीपोजिशनिंग होगी, और रीपोजिशनिंग के बाद एक नया स्टेटस को जो है वो इलाकाई तौर पे जन्म लेगा। ये तो मैं बात कर रहा हूँ इलाकाई तौर पर। अब जरा आ जाए ग्लोबल आप चेंजेस की तरफ। अमेरिका जो है वो इस वक्त वो जो ये कह रहा था कि IRGC जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और बला बला जो प्रोपेगेंडा आपको नजर आ रहा था, लेकिन यही जो पीट हेग्सेथ है इसने अपने जनरल्स और एडमिरल्स जो हैं उनको साइडलाइन किया है या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा मांग लिया है। ईरान के अंदर से किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया। अगर ईरान की जो जितनी भी टॉप लीडरशिप है, अराक्ची साहब हैं, वाकर कालीबाफ साहब हैं, बाकी जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, सारे के सारे अपने ओहदों के ऊपर कायम हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इस वक्त जो पोलिटिसाइजेशन है मिलिट्री की, वो चीज जो कल तक हम जो मिडिल पावर्स होती थी उनमें देखते थे, या जो बैकग्राउंड जो बैकवर्ड कंट्रीज थे वहां पे देखते थे कि मिलिट्री को पोलिटिसाइज किया जाता था, तो आज वहां पे अमेरिका के अंदर उनकी मिलिट्री की पोलिटिसाइजेशन का आगाज हो चुका। ये तो मैं इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे आके पीट हेग्सेथ जो है वो डेमोक्रेट्स के लोगों को, और वो लोग जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन से है लेकिन ईरान जंग के खिलाफ हैं, उनको उसी तरह के इल्जामात का सामना है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हम गद्दारी के इल्जाम उन लोगों पे लगा देते हैं। जो वो जेडी वैंस के बारे में भी खबर आई कि जेडी वैंस साहब ने बाकायदा वो जो मुशीरों की मीटिंग हुई थी कौमी सलामती के, उसके अंदर सवाल उठाया है कि जो अदाद शुमार आप सदर को दे रहे हैं क्या वो वाकई दुरुस्त हैं, यानी जो ये नेवी से मुतल्लिक या जो ये कह रहे हैं कि तबाही कर दी। मैं चाहूँगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है फानी साहब, मैं जब ब्रेक से वापस आते हैं तो एक्चुअली ये जो बात कही गई है यूएई की, और ख़ास तौर पर ये जो आयरन डोम ट्रांसफ़र किया गया है, जो एयर वाइस मार्शल साहब हैं उनसे पूछेंगे कि ये जो डोम वहाँ पे ईरान के ख़िलाफ़
इसराइल के अंदर तो कामयाब नहीं हुआ, तो क्या ये यूएई को बचा लेगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे खलीजी ममालिक में जितनी अमरीकी जो थी अड्डे बने हुए थे, क्या उन अड्डों ने कोई फ़ायदा दिया उन खलीजी ममालिक को? क्या वो बचा सके हमलों को? जो सूरत हाल है वो सारे जानते हैं। तो क्या ये आयरन डोम जो है ये सिर्फ पैसे बनाने वाला मामला है, या वाकई ये दुबई को या यूएई को कोई फ़ायदा दे सकता है? अभी लेते हैं ब्रेक।